What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 15 of RGNG 2.0 और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर बच्चों बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, सरल सा टॉपिक है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्योंकि रिटायरमेंट पढ़ लिया तुमने। अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट और डेथ में कुछ खास फर्क भी नहीं है, दोनों ही चैप्टर में पार्टनर तो जा ही रहा है ना भाई। बस रिटायरमेंट में अपनी इच्छा से जा रहा है, डेथ में ऊपर वाले की इच्छा से जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है, राइट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत सिमिलर है, बहुत सेम है, बस एक दो छोटा छोटा चीजें हैं, करते हैं, समाप्त करते हैं। जाओ जल्दी से आगे अटेंडेंस लगाओ, डेथ ऑफ अ पार्टनर को भी कंप्लीट कर देते हैं। लेट्स बिगिन। आओ बेटा जी, अब एक बार आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा देता हूं, तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो देखो, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना बच्चों, तो सबसे पहले यह समझो कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई वो तो अब है ही नहीं, तो उसका हिसाब किताब कौन करेगा? या तो उसका लीगल हेयर हो, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है लीगल हेयर है यानी वारिस है, लेकिन वो भी छोटा है, माइनर है, या फिर उसको नॉलेज नहीं है, तो कोर्ट किसको अपॉइंट करता है? कोर्ट अपॉइंट करता है एक इंडिविजुअल को और इसको बोलता है भाई इनका सारा हिसाब किताब कराओ। इस इंडिविजुअल चिंटू का नाम होता है एग्जीक्यूटर। इसका नाम क्या होता है? एग्जीक्यूटर। तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है बच्चों, अब उसके बिहाफ पे सारा का सारा जो उसका हिसाब किताब है वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटर करेगा। और एग्जीक्यूटर हिसाब करके फिर अल्टीमेटली वो सारा पैसा उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। कई बार एग्जीक्यूटर लीगल हेयर को ही बना दिया जाता है अगर वो समझदार होता है। तो अब जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको क्या क्या मिलने वाला है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एग्जीक्यूटर बोलेगा कि भाई साहब जो कैपिटल लगाया था एक तो वो कैपिटल दे दो। तो जितना भी कैपिटल लगाया है वो कैपिटल, अगर उस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठता है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चों शेयर ऑफ गुडविल, जो भी शेयर ऑफ गुडविल बैठेगा वो शेयर ऑफ गुडविल। उसके साथ साथ बच्चों शेयर ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स में जो भी शेयर बैठता है वो। उसके साथ साथ बच्चों शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस। उसके साथ साथ बच्चों हमारे पास आ जाएगा इंटरिम प्रॉफिट। सर ये तो सब सेम है, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को भी कैपिटल भी मिलता था, अगर कोई इंटरेस्ट होता तो वो भी मिलता था, गुडविल भी मिलता था, रिजर्व्स भी मिलते थे, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉसेस भी मिलते थे। फर्क सिर्फ किसकी है? इसकी, इंटरिम प्रॉफिट। सर ये इंटरिम प्रॉफिट क्या होता है? इंटरिम प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों, देखो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ईयर यहां पे शुरू हुआ 1 अप्रैल 2023 में, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 में, ठीक है। अब किसी पार्टनर की डेथ यहां पे 1 जुलाई पे हो गई, तो उसने कितने महीने काम किया? अप्रैल, मई और जून। 1 जुलाई पे उसकी डेथ हो गई, तो बच्चों जो उसने 3 महीने काम किया, क्या 3 महीने का यहां से लेके यहां तक का इसको प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए? सर 3 महीने का प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। तो क्या ये साल के बीच का प्रॉफिट है? कोई भी प्रॉफिट जो साल के बीच का होता है उसको बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? इंटरिम प्रॉफिट। अब ये जो इंटरिम प्रॉफिट है ना बच्चों, ये जो साल के बीच का प्रॉफिट है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस तो यहां बनेगा, यहां पे बनेगा पी एंड एल अकाउंट, यहां पे बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों हम लोग ये वाला जो प्रॉफिट है कुछ एस्टिमेशंस के बेसिस पे ले लेते हैं। ये हम कुछ एस्टिमेशंस लेते हैं, कुछ आधार लेते हैं, कुछ ना कुछ बेसिस लेते हैं, जिसके आधार पे हम इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये एक्चुअल तो कैलकुलेट यहां पे होगा, तो हम एक एस्टिमेटेड वे में प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रॉफिट कौन से एस्टिमेशंस के बेसिस पे होता है? या तो बच्चों हम लोग ले लेते हैं टाइम बेसिस पे, और या फिर हम लोग ले लेते हैं टर्नओवर बेसिस पे। सर ये टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस में क्या फर्क है? बहुत सिंपल है बच्चों। टाइम बेसिस में या तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भाई या तो प्रीवियस ईयर का ही सेम मान लो, कि जो पिछले साल था
वही सेम मान लो कि इसका मतलब पिछले साल अगर 2 लाख था तो सपोज इस साल भी 2 लाख, और तीनों इक्वल पार्टनर थे तो इस पार्टनर का शेयर 1/3 और इसने 3 महीने काम करा तो 3/12। देखो ऐसे आ जाएगा, है ना। या तो बोलेगा प्रीवियस ईयर मान लो, या फिर बोलेगा एवरेज प्रॉफिट ले लो। एवरेज प्रॉफिट किसका? पिछले 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। एवरेज प्रॉफिट तो हमें गुडविल में भी निकालना सीखा था हमने, है ना। तो सही प्रॉफिट तो पता नहीं लगेगा, तो या तो क्वेश्चन बोलेगा सेम प्रीवियस ईयर वाला मान लो, या बोलेगा पिछले 2-3 साल का एवरेज ले लो, तो एवरेज ले लेना। अगर एवरेज ये निकल के आया, इसका मतलब लगभग पूरे साल में इतना पैसा कमाएंगे। 3 पार्टनर थे तो इसका शेयर 1/3, इसने 3 महीने काम किया तो 3 महीने लगा देना, यहां पे आ जाएगा बच्चों उसका शेयर। बात समझ में आई क्या? वेरी सिंपल, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। एक है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर को ही हम लोग सेल्स बेसिस भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सेल्स बेसिस। ये क्या बोलता है? ये बोलता है भैया ऐसा देखो कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था और पिछले साल की सेल कितनी थी, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी। क्या मैं उसको नेट प्रॉफिट रेशो बोल सकता हूं? भाई पिछले साल 20,000 रुपए कमाए थे, पिछले साल 1 लाख रुपए का सेल था, इंटू 100 अगर करूं तो 20% की मेरे पास लास्ट ईयर का मार्जिन आ गया। मार्जिन का मतलब लास्ट ईयर हमने सेल पे इतना % कमाया। कॉमन सेंस है बच्चों, एक जनरल कैलकुलेशन है कि भाई पिछले साल इतना माल बेचा था, इतना प्रॉफिट हुआ था, तो 20% हो गया ना पिछले साल। अब आप देख लो कि करंट 3 मंथ्स की क्या सेल है, यानी करंट पीरियड की क्या सेल है। आपको 3 महीने की सेल दी हुई होगी, ये 3 महीने की, तो जो भी करंट पीरियड की सेल है उस पे ये मार्जिन अप्लाई कर दो, ये मार्जिन अप्लाई कर दो, तो क्या आपके पास 3 महीने का एक प्रॉफिट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना 3 महीने का प्रॉफिट। तो यही करना है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट निकालो, डिवाइड करो प्रीवियस ईयर की सेल से, इंटू कर दो 100, तो आपके पास एक मार्जिन आ जाएगा। इस मार्जिन को करंट पीरियड की सेल पे लगा दो यार, सिंपल है। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं हाइपोथेटिकल, यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, एबीसी 3 इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है। सी की डेथ हो गई, कब? सी की डेथ हुई वही 1 जुलाई को, ठीक है। अब जो सी का प्रॉफिट है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, सी का प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे निकालना है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बेसिस पे निकालना है, ठीक है। फिर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का सेल इज इक्वल टू 10 लाख, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख, सेल्स फ्रॉम 1st April to 30th June is 3 लाख। अब बताओ आप जल्दी से, कितना होगा सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट? कितना होने वाला है सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट? देखो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि 3 इक्वल पार्टनर्स हैं, इसकी डेथ कब हुई? 1 जुलाई पे, तो मैं यहां से समझ गया कि 3 महीने का काम करना है, अप्रैल मई जून, ठीक है। सी का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस पे। पिछले साल की सेल 10 लाख है, पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख है, तो हम क्या करेंगे? देखो हम लोग निकालेंगे पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मार्जिन। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल इंटू 100, तो ये तो आ गया बच्चों 10%। कितना आ गया? 10%, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें करंट पीरियड की सेल दी हुई है, सेल फ्रॉम 1st April to 30th June इज इक्वल टू 3 लाख, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है फ्रॉम 1st April to 30th June कितना हो जाएगा? इस 3 लाख पे यही 10% लगा दो, इसका मतलब 30,000 का प्रॉफिट होगा बच्चों फर्म को। 3 लाख का 10% 30,000 का प्रॉफिट होगा, तो इसमें सी का शेयर कितना आएगा? तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 30,000 इंटू 1/3 10,000 रुपये आ जाएगा। देखो ऐसे करना है,
समझे क्या? क्लियर हुआ बेटा? ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से काम करना है, ठीक है? द सॉर्टेड डन सर। अब देखो बच्चों, अब आएगा ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, हम इसको बुक्स में कैसे ट्रीट करते हैं? तो बच्चों इसमें दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चेंज नहीं है, जैसे ABC 3 पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स थे, C की डेथ हुई, ये चला गया, अभी भी नया रेशो सेम ही है, वही है 1:1, यानी जो रेशो पहले था अब भी वही रेशो है। देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वहीं पे अगर रेशो चेंज हो जाए कि सर ABC 3 पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स थे, इसकी डेथ हो गई, तो अब A और B का रेशो 3:2 हो गया। तो देखो रेशो चेंज हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशो चेंज हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर रेशो चेंज नहीं है, सेम है, फिर तो बस सिंपली प्रॉफिट सीधा सीधा C को मिल जाएगा, जिसकी डेथ हुई है उसको मिल जाएगा। एंट्री क्या बनती है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मली एप्रोप्रिएशन से डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन तो बना ही नहीं है ना इस बार, तो हम क्या लिखते हैं? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। डिजीज पार्टनर हमारे केस में कौन है? C। तो एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस टू C। कितना? वो 10,000 रुपए निकल के आया था, ठीक है? तो ध्यान रखना, अगर रेशो चेंज नहीं है तो ये एंट्री बनेगी, ओके? अगर रेशो चेंज हो गई तो फिर देखो, ओल्ड रेशो अलग थी, न्यू रेशो अलग है, तो कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा फिर से, तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली सेक्रीफाइस कौन करता है बच्चों? जो पार्टनर जा रहा होता है ना भाई, उसकी डेथ हुई है तो वो तो सेक्रीफाइस ही करेगा ना, तो उसको तो पैसा मिलना ही है। जो गेन करेगा बस वो पे कर देगा, ठीक है? एक तरीके से वही बात है कि उसका हिस्सा किसी ने खरीद लिया तो पे करेंगे उसको उस चीज के लिए, ठीक हो गया? परफेक्ट। तो ध्यान रखना, अगर रेशो चेंज नहीं है तो ये एंट्री बनेगी, रेशो चेंज है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करें। सही है बच्चों? डन। आओ सर क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे तुम्हें एकदम क्लैरिटी आएगी। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली यही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और यही एग्जाम में आने भी हैं, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है। ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 5:4:3। 31 मार्च पे बैलेंस शीट ये दी हुई है, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट, डेटर, कैश, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये सब दिया हुआ है बच्चों। अब हुआ क्या? लिखा हुआ है A की डेथ हो गई 1 अक्टूबर में। चलो बच्चों जल्दी जल्दी से हिसाब लगा लो। अगर A की डेथ 1 अक्टूबर में हुई है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का काम करना पड़ेगा हमें, 6 मंथ्स का काम करेंगे, ठीक है? और B और C ने डिसाइड करा कि उनका फ्यूचर रेशो 7:5 रहेगा। अच्छा, पुराना कितना था? 5:4:3, नया है 7:5। इसका मतलब ओल्ड रेशो अलग है, न्यू रेशो अलग है, तो जो प्रॉफिट की एंट्री बनेगी वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बनेगी, है ना? इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर दैट, गुडविल को वैल्यू करो, पेटेंट के बारे में है, मशीनरी के बारे में है, बिल्डिंग के बारे में है, प्रॉफिट दिया हुआ है, देखते हैं कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आपको बोल रहा है ए का कैपिटल अकाउंट बनाओ, ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। आओ जी, ए का कैपिटल बनाना है, ए का एग्जीक्यूटर बनाना है बच्चों। आओ आपको मैं दोनों सिखाता हूं। देखो सिर्फ ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है सर? सिर्फ ए का कैपिटल अकाउंट। डेथ में ऐसा ही होता है, जिस पार्टनर की डेथ हुई होती है ना, बस उसी के अकाउंट्स बनवाता है आपसे। और ए का ही एग्जीक्यूटर अकाउंट, ए का ही एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है? ठीक है सर। लो जी, अब वर्किंग नोट में बच्चों, क्योंकि प्रॉफिट्स और लॉस तो रीवैल्यूएशन के भी निकलेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू हुई हैं, तो वर्किंग नोट में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दूंगा। ये वर्किंग नोट में बना दिया मैंने वैसे ही, ठीक है? एक्चुअल में बस इसी के नंबर मिलेंगे आपको, ये वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, चलो
सबसे पहला काम करते हैं हम, कैपिटल को ब्रॉट डाउन करना है ना। ए का कैपिटल कितना है सर? ए ने लगाया हुआ था 30,000, तो ए के कैपिटल को ले आओ बस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज। ठीक है, क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, राइट ऑफ करने वाला दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है क्या बच्चों? रिजर्व्स दिख रहे हैं 6,000 के, तो 6,000 का रिजर्व और इधर कुछ 12,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 6,000 का रिजर्व, 12,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 6,000 का रिजर्व, 12,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ए का शेयर कितना है? 543 है ना, 5 4 9 3 12, 5 बाय 12, 5 बाय 12 कितना कितना आ जाएगा? यहाँ तो सिंपल हो जाएगा, 12 1, 5,000 का तो ये हो गया, और ये इसका आधा है तो ये 2,500 हो जाएगा। देखो बच्चों, सिर्फ ए का हिस्सा, ए का डेथ हुआ है तो ए को जो जो मिलना है बस हम वो दे रहे हैं। रिजर्व हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, डन सर। रिजर्व हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, बहुत बढ़िया। और क्या है आगे? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट। गुडविल को बच्चों मैं यही वैल्यू कर देता हूं, या ये भी वर्किंग नोट में ही कर लेंगे, वर्किंग नोट तो बनाया ही हुआ है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 year। 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट इंटू 2.5। एवरेज प्रॉफिट बच्चों पिछले 4 साल का निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का कितना कितना आएगा? देखो 19 15 20 18, तो हमारे पास 19 15 20 18 डिवाइड बाय 4, 19,000 15,000 20,000 18,000। एक बार चेक कर लूँ, 19 15 20 18 ही है ना? 19 15 20 18 एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 years डिवाइड बाय 4, 18,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ गया बच्चों। 18,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इंटू 2.5, 45,000 रुपीज की गुडविल आ गई। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं लिख के, क्योंकि मुझे प्रॉफिट की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है, रेशो चेंज हुई है, गुडविल की भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है ना, तो एक साथ ही कर दूंगा। ठीक है सर, चलो गुडविल हमने लिख के छोड़ दिया, ओके, गुडविल का काम हो गया है। आगे लिख रहा है पेटेंट की वैल्यू 8,000 है। पेटेंट की वैल्यू 8,000 है। पेटेंट था कितने का? पेटेंट था 11 का। अब बच्चों 8,000 होगा तो 3,000 का लॉस होगा, 3,000 का लॉस, तो यहां पे लिख रहा हूं टू पेटेंट, 3,000 का पेटेंट पे लॉस हो गया। और क्या है? पेटेंट की बात हो गई है, और क्या है? मशीनरी 28,000। मशीन थी कितने की? मशीन 30 की थी, 28 की हो गई है तो 2,000 का मशीन पे लॉस है। टू मशीन 2,000 का बेटा मशीन पे लॉस है। देख रहे हो, सब वही है जो पहले करा है, नया अभी तक कुछ नहीं करा। मशीन का भी काम हो गया। और क्या है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। बिल्डिंग 25,000। बिल्डिंग थी कितने की? बिल्डिंग थी 20 की, तो 5,000 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। बाय बिल्डिंग 5,000 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। चलो सर, और क्या है? अब देखो आगे क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी टेकन एज हैविंग एक्रूड, यानी कि इस साल भी इतना ही होगा, एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। लो जी, देखो इसने बोला प्रॉफिट आप सेम प्रीवियस ईयर वाला ही मान लो। मैंने बोला था ना आपको, या तो पिछले साल की सेल्स के बेसिस पे निकलवाएगा, या बोलेगा पिछले साल का ले लो, या कुछ एवरेज ले लो। तो इसने बोला सेम पिछले साल वाला ही मान लो। तो पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था? ये हुआ था 18,000, तो इस साल भी 18,000 ही मान लो। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? ए का हम बोलेंगे भाई 18,000 ही हुआ था, तो इस बार भी 18,000 ही होगा, लेकिन उसकी डेथ 6 महीने में हो गई, तो 6 महीने का, और उसका हिस्सा 5/12, तो कितना निकल के आएगा? 18,000 का आधा 9,000, 18,000 इंटू 6/12 इंटू 5/12, 3750 का बेटा
प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब देखो अगर रेशो चेंज ना होता तो हम सिंपली यहां पे लिखते बाय पी एंड एल सस्पेंस 3750, खत्म थी बात। पी एंड एल सस्पेंस लिख के ही बात खत्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि रेशो चेंज हो गया तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी पड़ेगी बेटा। कोई नहीं, चलो देखते हैं और क्या है। और आगे आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, चलो वो भी दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, आओ जी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो बच्चों कैपिटल 30,000 की थी, 30,000 पे 10%, लेकिन ध्यान रखना 6 महीने का ही, क्योंकि उसकी डेथ 6 मंथ्स में हो गई ना, तो 6 महीने का बैठेगा। 30,000 पे 10%, 3,000, 6 महीने का 1500 बैठ जाएगा। लो जी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब आपका क्या बचा, बस अब आपका बचा सिंपली गुडविल और प्रॉफिट की एंट्री। उसके लिए पहले गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ए बी और सी। ए की तो बेचारे की न्यू रेशो 0 हो गई है, उसकी तो डेथ ही हो गई है। 5/12, 4/12, 3/12, ये तो ओल्ड थी 543, ये तो ओल्ड थी बेटा 543 है ना, 543 बिल्कुल सही। और न्यू है 7/5, न्यू है 7/5, यानी 7/12 और 5/12। तो ये तो माइनस का 5/12, देखो इसका तो सेक्रीफाइस ही है, 5 से 0 हो गया। ये है 4 से 7, 3/12 का गेन। ये है बच्चों 3 से 5, 2/12 का गेन। तो देखो ये दोनों गेन कर रहे हैं, और किस रेशो में, 3/2 में। तो एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में क्या एंट्री बनेगी, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो हमारे पास यहां पे गुडविल और प्रॉफिट दोनों की एंट्री यही बननी है ना। गुडविल और प्रॉफिट दोनों की एंट्री क्या बननी है, यही बननी है। तो अगर मैं देखूं दोनों की एंट्री अगर करूं तो देखो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट। देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट तो 3750, 3750 को 3/2 में अगर करूं, 3750 इंटू 3/5 तो 2250 और 1500। देखो ये तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और अगर गुडविल की बात देखें तो 45,000 हमारा गुडविल ऑफ द फर्म है। ठीक है, 45,000 से हमारे पास इसका ए का 5/12, 45,000 इंटू 5/12 कितना आ जाता है, 45,000 इंटू 5/12 18,750। 18,750 को वही 3/2 में इंटू 3/5 11,250 और 7500। देखो ये हमारा दिस इज फॉर गुडविल, गुडविल भी 3/2 में और प्रॉफिट भी 3/2 में। ये प्रॉफिट की एंट्री हो गई। ठीक हो गया बेटा, ओके हो गया। तो ए को जो पैसा मिलने वाला है वो बी से कितना मिलेगा, 11,250 और 2250। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय बी एंड बाय सी। तो बी से मिलेगा 11,250 और 2250, और सी से कितना कितना मिलेगा, 7500 और 1500, 7500 और 1500। देखो 7500 और 1500 यानी 9,000। 11,250 और 2250 कितना बैठता है, 13,000 बैठता है क्या, 11,250 और 2250, 13,500। लो जी, ठीक है, सॉर्टेड। अब बेटा हमारे पास सारी चीजें हो चुकी हैं। देखो ए जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल आ गया, ठीक है, उसके रिजर्व्स आ गए, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ध्यान रखना 6 मंथ्स के हिसाब से मिलेगा। उसका गुडविल और उसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ये दोनों चीजें उसके गुडविल और प्रॉफिट्स की हैं। डन है बच्चों। रीवैल्यूएशन चेक कर लो। अब क्या रीवैल्यूएशन से कुछ आ रहा है, देखो रीवैल्यूएशन तो इधर भी 5,000 इधर भी 5,000, तो रीवैल्यूएशन में तो ना प्रॉफिट ना लॉस आता, तो वो भी यहां पे आ जाता। ठीक है, बस सॉर्ट हो गया, पूरा क्वेश्चन डन है। देखो
गुडविल देनी थी, पेटेंट्स वगैरह हमने एडजस्ट कर दिए, प्रॉफिट्स कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया। अब ये एग्जीक्यूटर को करना है। अब ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें बनने वाली हैं। ओके आओ जी जल्दी से बच्चों, यहां पे अब हम लिखेंगे टू ए का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देखो चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में क्या आता था, टू बैलेंस कैरिड डाउन। रिटायरमेंट में क्या आता था, या तो टू बैंक या लोन अकाउंट, की या तो पे कर देते थे या लोन में डाल देते थे। डेथ में आता है कि ये पैसा एक बार एग्जीक्यूटर को जाएगा। कितना पैसा है, हम्म 30,000 प्लस 2500 प्लस 1500 प्लस 13,500 प्लस 9,000, 56,500। 56,500 में से 5,000 हटाएंगे, क्या क्या आया मैं एक बार चेक कर लूँ। 30,000 आ गया, 2500 रिजर्व का आ गया, 1500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आ गया, 30,000 पे 10% 6 महीने, फिर 13,500 और 9,000। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल टोटल इसको ये 3750 और 18,750, 19, 20, 21, 22,500, 13,500 और 9,500। ठीक है 22,500 मिल गया, बढ़िया हो गया। बस ये माइनस कर दो, 56,500 में से 5,000 हटा दो बच्चों, 51,500 रुपीज इसके एग्जीक्यूटर को मिल जाएंगे। 51,500 रुपीज इसके एग्जीक्यूटर को मिल जाएंगे बच्चों। एग्जीक्यूटर में हमें यहां पे ले आएंगे सबसे पहले बाय ए का कैपिटल अकाउंट, कितना 51,500। 51,500। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर, यानी कि आधा तो अभी पे कर देंगे और जो बाकी बचा हुआ है वो लोन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है सर, बढ़िया हो गया। तो आधा तो बच्चों अभी पे कर देंगे टू बैंक। 51,500 का आधा कितना होगा, 51,500 डिवाइड बाई 2, 25,750। ये तो बच्चों अभी पे कर देंगे, 25,750 अभी पे कर देंगे। जो बाकी बचा हुआ है वो ए के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डाल देंगे। 25,750 ए के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो देखो इस तरीके से होता है कि आपने यहां पे पहले ब्रॉट डाउन करा, ठीक है, फिर आधा हमने पे कर दिया और आधा हमने एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डाल दिया। अब ये एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कैसे बनता है, सेम जैसा मैंने कल रिटायरमेंट में आपको लोन अकाउंट सिखाया था, बिल्कुल सेम वैसा ही। क्वेश्चन बताएगा कि ये कितनी किस्तों में देना है, कितने इंटरेस्ट पे देना है, वो सेम वैसे ही बन जाएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, सेम वैसे ही काम होना है। ऑलराइट, सॉर्टेड, बहुत सही, बहुत 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 सही, बढ़िया। तो ए का कैपिटल अकाउंट आ गया, ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट आ गया, ये सारा का सारा काम सॉर्टेड है। दिस इज इट गाइज। बस इसी तरीके से आपको पढ़ते चलना है, आगे बढ़ना है और चीजें बेटर करनी है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, डेथ के टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। सब सेम है, बस प्रॉफिट डिफरेंट है और क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। सही है, बड़ा क्वेश्चन ऐसा ही बनने वाला है। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलता हूं कुछ और नई चीजों के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।